नमस्कार, न्यूज नाइट पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में हम तमाम ताजा तरीन खबरों को आप तक लेकर आएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से देश दुनिया में सूरत हाल चल रहे हैं। बात पश्चिम बंगाल की भी होगी जो सुलग रहा है और इस बीच ममता बनर्जी और विपक्षी गठबंधन के तमाम दल हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हिंसा पीड़ित मुर्शिदाबाद का दौरा किया है और इस दौरान राज्यपाल ने साफ तौर पर कहा कि हिंसा और भ्रष्टाचार बंगाल में कैंसर की तरह फैल रहे हैं और कोई भी सभ्य समाज ऐसी स्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह हिंसा बर्बर और शर्मनाक है। लेकिन तमाम राजनीतिक दल आखिर क्यों मौन साधे हुए हैं? क्या वोट बैंक के लालच ने उन्हें संवेदनहीन बना दिया है? इस पूरी खबर पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको यह खबर भी विस्तार से दिखाएंगे। साथ ही साथ बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब दौरे की भी और आपको यह भी बताएंगे कि आखिर बांग्लादेश को भारत ने क्यों लगाई लताड़। लेकिन सबसे पहले न्यूज नाइट में देखेंगे हेडलाइंस। मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मिले राज्यपाल बोस, कहा बंगाल में हुई हिंसा बर्बर और शर्मनाक। राष्ट्रीय महिला आयोग से भी प्रभावितों ने साझा किया दर्द। भाजपा ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने हिंदू पलायन और हिंसा पर ममता सरकार पर साधा निशाना। डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में कहा दंगे को प्रोत्साहित करती है बंगाल सरकार। सत्ता में आने के बाद विशेष कानून का दिया आश्वासन। बाईस और 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे सऊदी अरब। क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से करेंगे मुलाकात। बहुआयामी साझेदारी को मिलेगी नई गति। नेशनल हेराल्ड मामले पर भाजपा का कांग्रेस पर निशाना। सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थानों का राजनीतिक लाभ लेने का लगाया आरोप। कहा मामले में देना होगा जनता को जवाब। और भारत ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता भावेश चंद्र राय के अपहरण और हत्या की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय ने अंतरिम सरकार से कहा बिना भेदभाव हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करें सुनिश्चित। तो सबसे पहले न्यूज नाइट पे बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल से सऊदी अरब की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी की यह यात्रा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी की इस यात्रा के जरिए भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलेगी। 2016 और 2019 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब की यह तीसरी यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 23 अप्रैल के बीच सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के आमंत्रण पर सऊदी अरब जा रहे हैं। 2016 और 2019 के बाद यह पीएम मोदी की सऊदी अरब की तीसरी यात्रा होगी। Prime Minister's engagements will include a one-on-one meeting with His Royal Highness the Crown Prince. As well as formal engagements that include a ceremonial welcome and bilateral talks. The two leaders will co-chair the second meeting of the Strategic Partnership Council. भारत और सऊदी अरब के बीच लंबे ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। दोनों देश रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जन जन के बीच संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में मजबूत द्विपक्षीय सहयोग साझा करते आए हैं। ऐसे में पीएम की यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। Saudi Arabia hosts a very large Indian expatriate community, possibly the second largest expatriate community of its kind anywhere in the world. Saudi Arabia is a leading voice in the Islamic world and is increasingly playing an important role
in regional developments. भारत और सऊदी अरब के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा दोनों देशों की बहुआयामी साझेदारी को जहां नई गति देगा, वहीं ये क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा के बाद अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। सीएम ममता बनर्जी और उनकी सरकार का कोई भी मंत्री पीड़ितों से मिलने नहीं पहुंचा है, लेकिन हिंसा पीड़ितों का दर्द समझने के लिए शनिवार को राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि हिंसा और भ्रष्टाचार बंगाल में कैंसर की तरह फैल रहे हैं, और उसके साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी पीड़ितों का दर्द जानने के लिए हिंसा प्रभावित धुलिया का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान कई महिलाएं फफक कर रो पड़ी। बंगाल में कानून व्यवस्था बदहाल, हिंदुओं का हाल बेहाल, टीएमसी को सत्ता का गुरूर, हिंदू पलायन को मजबूर, राज्यपाल के सामने छलका पीड़ितों का दर्द। पश्चिम बंगाल के हिंसा पीड़ितों का दर्द और पीड़ा समझने के लिए शनिवार को राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद पहुंचे। राज्यपाल बोस ने मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राज्यपाल ने धुलियान से लेकर सुती हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के साथ साथ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल भी जाना। मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने पीड़ितों की शिकायतें सुनी और प्रभावी कदम उठाने का आश्वासन दिया। इससे पहले राज्यपाल ने शुक्रवार को मालदा में भी हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर उनसे आप बीती सुनी थी। There were many demands from the people. First demand was we want justice. Second was we want peace. Third was we want a permanent BSF camp there. And fourth and fifth and sixth are all there, which you know. All these will be taken with all the seriousness it deserves and will be taken up with the appropriate authorities for appropriate action. वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और उनकी टीम भी शनिवार को हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद के धुलियान पहुंची। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख ने हिंसा का शिकार हुए परिवारों से मुलाकात की। रहाटकर और उनकी टीम को अपने बीच पाकर पीड़ितों का दर्द छलक उठा। धुलियान में महिलाएं तो जमीन पर लेटकर फफक फफक कर रो पड़ी। पीड़ित लोग हैं, विशेष रूप से महिला और बच्चे, उनको मैं मिली हूँ और ध्यान में आ रहा है कि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, उनके साथ अत्याचार भी हुआ है और उनको जो पीड़ा है, ये पीड़ा की कोई लिमिट नहीं है, इतना उनको पीड़ा हो रही है, बहुत तकलीफ उन्होंने झेली है। घर से निकाल के खींच के बाहर जाके उनको बुचर के तरह उनको कुपा के काटाया गया। उसका भयानक है। ऐसा मामला बंगाल में हुआ कि हम नहीं जानते हैं, पहला बार देख रहा। वहीं राज्य में भड़की हिंसा और बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा टीएमसी सरकार पर हमलावर है। भाजपा ने हिंदू समुदाय के खिलाफ हमलों का आरोप लगाते हुए टीएमसी सरकार को सूबे की बिगड़ी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बंगाल में अभी सनातनी लोग, क्रिश्चियन लोग, सिख लोग, जो भी हैं हमारे भाई लोग, ये इस पार्टी को वोट नहीं करेंगे। अभी खत्म, वो जमाना हुआ है। तो आपको उनको ज्यादा खुश रखना पड़ेगा जो उनके वोट बैंक है। इसीलिए कुछ एक बात गलत उनके खिलाफ उनके लिए कुछ नहीं करेंगे कि उनको हर वक्त खुश रखें, चाहे वो कोई मरे गए कुछ नहीं जाए। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, क्योंकि अचानक से ये दंगा नहीं लगा है और ये दंगा है ही भी नहीं। ये पूरी एक तरफा मुसलमान का द्वारा ये हिंदू जेनोसाइड किया गया। कौन किया है? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के, वो करवाया है। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद इस सिलसिले में 274 से अधिक लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रसन्नजीत बख्शी और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद सहित कई जिलों में हाल ही में भड़की हिंसा के बाद स्थिति असामान्य बनी हुई है। इसी पर केंद्रीय मंत्री
और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से बात की हमारे संवाददाता निशांत राय ने। केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मेरा पहला सवाल, पश्चिम बंगाल जलता हुआ नज़र आ रहा है। मुर्शिदाबाद की और मालदा की बात करें तो हिंदू पीड़ित नज़र आ रहे हैं। पिछले 2 दिन से मैं वहां पर था और वहां पर जिस तरीके की हिंसा हुई है, आपका इस पर पहला कमेंट क्या है? देखिए, जैसे आपने बताया, सच में बंगाल जलता हुआ दिख रहा है और भी बहुत कुछ होता। ममता बनर्जी ने अपने इशारों में कंट्रोल किया है, क्योंकि ये जो दंगा आप देख रहे हैं ममता बनर्जी का खुद का स्पॉन्सर्ड प्लान है। और ममता बनर्जी इससे 2 काम अपना एक तीर से 2 निशाना जिसे बोलते हैं। एक तो उन्होंने कोशिश किया और सफल भी हुए कुछ हद तक, जो 26,000 टीचरों की नौकरी चली गई, जो बहुत बड़ा करप्शन का केस है, इसमें कोर्ट ने बोला है करप्शन हुआ, वहाँ से सबका ध्यान हटाने का काम किया उन्होंने। आवाज नहीं सुनाई। दूसरी बात कि जो दंगा हुआ, इससे मुस्लिम वोट पोलराइजेशन, मुस्लिम में भी एंटी इनकम्बेंसी बहुत बढ़ रही थी। वो लोग सीपीएम की तरफ और दूसरे पार्टियों की तरफ जा रहे थे। इसको रोकने के लिए ममता बनर्जी ने दंगा करवाया और ममता बनर्जी की पार्टी के लोग बहुत जोर शोर से बढ़ चढ़ कर इस दंगा में हिस्सा लिया। जैसे ही ये हिंसा होती है, हिंदू पलायन करते हैं, ममता बनर्जी जो है राहत कैंपों की तरफ नहीं जाती, बल्कि मौलवियों के साथ बैठक करती हैं और भाषण देती हैं और कहती हैं कि वक्फ बिल के चलते ये दंगा हुआ। और साथ ही दूसरी बात ये कहती हैं कि बीएसएफ और बीजेपी ये दंगा करा रही है। ममता बनर्जी मौलानाओं के साथ जो बैठी थी, वो अपना काम कर रही थी। उनका वही वोट बैंक है। मौलाना लोग वोट करवाते हैं। अब हिंदुओं को समझना चाहिए कि आप मौलाना को लेके आपका मुख्यमंत्री बैठ रहा है, हिंदुओं को लेके नहीं बैठ रहा है या पीड़ितों से नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, समझ लें कि इसका मतलब है कि हिंदुओं की कीमत उनके लिए सेकंड दर्जे का है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ द मौलानाज एंड द मौलवीज, और वो जो मुअज्जम जिसे बोलते हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ममता बनर्जी ने खुद बताया कि बीएसएफ ने लोगों को 4,000 5,000 रुपया दे के बच्चों को, मुसलमान बच्चों को, सोचिए, पत्थर फेंकवाने का काम किया। जहाँ कोर्ट में जाकर ममता बनर्जी के अंडर में काम करने वाला पुलिस, क्योंकि शी इज़ द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, उनके अंडर काम करने वाला पुलिस जाके बोल रही है। मैंने दिखाया आज मेरे भाषण जो था यहाँ पे, हमने खोल के दिखाया और पुलिस ने क्या लिखा, उसमें पूरा लिखा हुआ था कि लोकल पीपल, वो साजूर मोड़ हो या डाक बांग्लो मोड़ है, ये जहाँ भी हो, जितने भी लोग जमा हुए थे, पुलिस ने कोर्ट के सामने जाके पुलिस का जो बयान है उस बयान में बताया कि सारे लोकल यूथ थे। बंगाल में इतनी बड़ी घटना हो गई, सैकड़ों से ज़्यादा घर जला दिए गए, उसके बावजूद भी इंडी गठबंधन का कोई नेता नहीं पहुंचा। नहीं, इंडी गठबंधन के नेता तो नहीं पहुंचेंगे। वो अखलाक के घर जाएंगे, याकूब मेनन के घर जाएंगे। भारत में आकर किसी ने बम फोड़ दिया तो उनके घर जाएंगे। भारत के खिलाफ किसी ने बंदूक उठा लिया तो उनके घर में भी जा सकते हैं। लेकिन हिंदू मर रहा है, हिंदू तो दिखता ही नहीं उनको हिंदू का मौत दिखाएंगे तो उनके आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है। उस समय हिंदू नहीं दिखते, इसलिए वो नहीं जाएंगे वहाँ पे। जब भी केंद्र में कोई बड़ा कानून आता है, चाहे एनआरसी आए, सी आए, चाहे किसान बिल आए या कुछ भी ऐसी स्थितियाँ होती हैं, आखिर बंगाल ही क्यों जलता है? बंगाल में ऐसी सरकार है जो दंगा कराती है, दंगा में प्रोत्साहन करती है, और दंगे जो करते हैं दंगाई, उनको संरक्षण मिलती है। आप सोचिए, टीएमसी का काउंसिलर दंगा कर रहा है, आपको क्या लगता है ममता बनर्जी उसको हटाएगी, पार्टी से निकालेगी? कुछ नहीं करेगी। दंगा होगा। ऐसे चीफ मिनिस्टर रहेंगे तो ज़रूर दंगा होगा। जब बीजेपी की चीफ मिनिस्टर 26 में बनेगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी एक पत्थर उठाने की। जो हाथ पत्थर उठाएगा उसको तोड़ देंगे। मस्जिद अगर है, वो नमाज पढ़ने की जगह है, आप जाओ अल्लाह की इबादत करो, कौन मना कर रहा है? लेकिन वहाँ से अगर आप माइक में लगा कर दंगा करो, रास्ते में उतरो, दंगा करो, तो उस मुआजिम को भी नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने वो कॉल दिया, या मौलवी साहब ने जिसने वो कॉल दिया है उसको भी नहीं छोड़ेंगे। उसको ये ना है कि एक्ट के अंदर उसको डालेंगे और वो मस्जिद भी सील कर देंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सुकांत मजूमदार। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, बालूरघाट। तो बेहद साफ साफ खरी खरी बात कही सुकांत मजूमदार ने, और यही आज हमारी चर्चा का विषय। बंगाल में जो हिंसा हुई है उसी के इर्द गिर्द है, उससे जुड़ी हुई जो सियासत है, तुष्टीकरण या प्रशासनिक विफलता, बंगाल हिंसा का जिम्मेदार कौन, ये आज हमारे विशेष चर्चा का विषय है। बंगाल हिंसा का जिम्मेदार कौन, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे कि आखिर जो प्रशासनिक विफलता
या तुष्टीकरण बंगाल हिंसा का जिम्मेदार कौन है? और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ सौरभ सिकदर जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रकाश चंडालिया जो कि संपादक हैं राष्ट्रीय महानगर कोलकाता के, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ जी बहुत स्वागत है आपका। प्रकाश जी बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ संजय सरकार जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ, टीएमसी के दरअसल नेता है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है संजय सरकार जी आपका हमारे साथ। सबसे पहले संजय सरकार जी, आपके साथ ही शुरुआत करें इस चर्चा की। तो बंगाल सुलग रहा है, हिंदू बेहाल है, लेकिन ममता बनर्जी चुप है। जब उलेमाओं का सम्मेलन होता है तो उसमें वो कहती हैं कि आपका जो मान सम्मान है वो बरकरार रखा जाएगा, आपको सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन जब 400 हिंदू परिवार जो है वो पीड़ित, जब वो वहां से भगा दिए जाते हैं, उस पर आपके यहाँ चुप्पी साधे हुए हैं। ये किस तरह का न्याय है? ये किस तरह की शांति है? मैं आपको प्रूफ दिखा के बात करूंगा ना, डायरेक्ट मुंह से बात करने से आपको सही रहेंगे। जैसा चाहें आप, जो सही समझे। देखिए, मैं आपको पहले तस्वीर दिखाता हूँ। ये जंगीपुर स्टेशन में भारतीय जनता पार्टी, वीडियो है। वीडियो में भारतीय जनता पार्टी का 2 कार्यकर्ता है। एक नाम है आपको मदन कुंडू, दूसरा का नाम सागर दास। इस दोनों मिलके वहां पर लाइन के, ट्रेन लाइन के ऊपर बम रख रहा था और पकड़ा गया। पकड़ाया कौन? कोई दाढ़ी वाला नहीं पकड़ाया वहां पर, और कोई ये भी नहीं पकड़ा, टोपी वाला भी नहीं पकड़ाया, कोई लुंगी वाला भी नहीं पकड़ाया। वहां पर सनातनी लोग, ये दोनों। अगर वहां पर ये बम विस्फोट होता था जरूर इसका मतलब जो जिम्मेवारी देने पड़ता था मोल्ला। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी नेता ने कहा, दरअसल जो आपकी नेता ने कहा कि इसमें कोई लोकल लोग नहीं है, इसमें बीजेपी के लोग हैं, बांग्लादेश से आए थे, बीएसएफ के लोग हैं, बीएसएफ ने छोड़ दिया, वो बांग्लादेश से। मैं सुनिए पूरी बात। और बंगाल से लोग नहीं है, लोकल लोग नहीं है, यही आप कहना चाह रहे हैं ना? देखिए, मैं और एक वीडियो नहीं, यही आप ये बताइए, यही कहना चाह रहे हैं? सुनिए, हम आपको प्रूफ को सर अगर प्रूफ अब आप बताइए। ठीक है, आप ये प्रूफ दिखा रहे हैं। मेरा बोलना दीजिए प्लीज बीच में मत टूकिए। आप लोगों को क्या था, भारतीय जनता पार्टी को 95% मदद आप ही लोग से मिल जाता है उसको बोलने के लिए, ठीक है ना? आपको बोलना, ये जो वीडियो है, ये यहाँ पर देखिए, टोपी पहन के, दाढ़ी पहन के पटना दीघा से आए थे। पटना दीघा में, दीघा जो है, दीघा से आए दो बंदा, आशीष कुमार, गणेश कुमार। इसको ये लुंगी पहन के, दाढ़ी पर रख के और मतलब ये टोपी लगा के यहाँ पर हिंसा में शामिल हुआ था। लोकल आदमी लोग इसको पकड़ा गया है। इसका नाम कौन है? आशीष कुमार और गणेश कुमार, दोनों को बिहार से आए हुए हैं। ठीक है, ब्रिटिश साबुत को साथ बात करना। ठीक है, आपने कह लिया अपनी बात, आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली। आपने अपनी बात कह ली ना। आप कह रहे थे कि आप हमको बीच में टोक रहे हैं। आप चूंकि विषय, आप पूरी बात सुनिए। आपसे जो सवाल पूछा गया, दरअसल आप ये कह रहे हैं कि वो उसमें हिंदू लोग ही दाढ़ी और जो लुंगी पहन करके हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, हम ये भी जानना समझना चाहेंगे कि आपकी पुलिस कोर्ट में एफिडेविट देकर के हलफनामा दाखिल करती है और कहती है कि उसमें लोकल यूथ है, और आप और आपके नेता, आपकी नेत्री, वो कहती है कि नहीं, पश्चिम बंगाल से बाहर के लोग आए थे, यूपी बिहार से लोग आए थे, और बांग्लादेश से लोग आए थे, बीएसएफ मिली हुई है। कौन सही है? आप लोग सही है, आपकी पुलिस सही है? नहीं, पुलिस बिल्कुल सही है। कोर्ट की क्या मांगा? 35 पेज के पन्ना में आपको बस जो रिपोर्ट आया है, 35 पेज का है। उसमें पुलिस बोला है जो फैक्ट हो उसको, बाद बाकी कोई भी घटना उसको दिखाने के लिए, जो लोकल में जो हुआ, बाद बाकी जो सिमिलरली ये रिपोर्ट है, बाद बाकी जो आप देखिए, चार्जशीट के पहले रिपोर्ट बनाता है, उसको ठीक है, चलिए, उसके बाद सबको शामिल कर दें। आपने तो आंख मूंद रखी है, मूंदा आंख कतो कुछ नहीं। या तो आप जो देखना ना चाहें, सुनना ना चाहें, समझना ना चाहें, अगर कोई सो रहा है तो उसको जगाया नहीं जा सकता। एक बात। दूसरी बात, हम ये जानना समझना चाह रहे हैं कि ठीक है, अगर आपके हिसाब से हिंदुओं ने ही लुंगी पहनकर और दाढ़ी बढ़ाकर हिंदुओं के खिलाफ ही अत्याचार कर दिया और हिंदू पलायन कर गए, तो क्या मजबूरी थी कि ममता बनर्जी और आप लोग, कोई भी नेता अभी तक उनका पुरसा हाल जानने वहां तक नहीं पहुंचे? कौन बोल रहा पूछने के लिए? प्रशासन का तरफ से पूरा खबर है। और ममता बनर्जी जरूर जाएंगे। ममता, आप बोल रहे हैं ममता बनर्जी नहीं जाएंगे ना? जाएंगी, आप ये करें जाएंगी, ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। जाएंगे, अभी तक गई नहीं है, अभी तक गई नहीं है, जाएंगी। राज्यपाल को भी रोका जा रहा था, बाकी नेताओं को भी रोका जा रहा है, गई नहीं है, जाएंगी। आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, ठीक है। सौरभ सिकदर जी, आपसे जानना समझना चाहेंगे कि हर बार ये जब दंगे होते हैं या इस तरह की कोई भी घटना होती है, पश्चिम बंगाल ही क्यों जलता है? इसलिए जलता है कि पश्चिम बंगाल में जो शासक थे वो अपना जिम्मेदारी नहीं
पालन कर रहा है। आपको याद होगा जब 2021 के बाद ऐसे ही राजनीतिक हिंसा हुआ था तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी बोला था कि यहाँ शासक के शासन नहीं चल रहा है। तो ममता बनर्जी इस एक पर्टिकुलर क्षेत्र में वो खुद बोलते हैं कि जो गाय दूध देते हैं मैं उसका लात खाने के लिए तैयार हूं। जब 450 परिवार घर छोड़ के दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जाके रिफ्यूजी अपना स्टेट में अपना देश में रिफ्यूजी का जैसा रह रहा है, ममता बनर्जी इमामों को बुला के गैलरी शो कर रहे हैं मीडिया के सामने कि देखो मैं कितना संप्रीति का वार्ता देना चाहता हूं। बंगाल के लोग क्या इतना बेवकूफ है कि आपके ये सारे ड्रामा और ये सारे नखरे अब एक्सपोज हो गया है। और जो संजय दा अभी बोल रहे थे ना फोटो दिखा दिखा के, आपका पुलिस दिखा नहीं पाया, आपके पास आ गया। अगर ये एविडेंस आपको पुलिस ने कोर्ट ने क्यों पेश नहीं किया, कोर्ट ने क्यों दावा नहीं किया आपका पुलिस ने? तो इसीलिए जो है ये ड्रामा जो है ये टीएमसी को बंद करना चाहिए। बंगाल में हिंदू खतरे में है। ये तो कह रहे हैं कि हिंदू ही हिंदुओं को पीट रहे हैं। नहीं, अभी आपने सुना संजय जी को, वो कह रहे हैं दाढ़ी बढ़ाकर हिंदू ही पीट रहे हैं, आप लोग गलत दिखा रहे हैं। ये पूरा पार्टी झूठ के पराकाष्ठा में टिके हुए हैं। गोएबल से भी आगे चला गया कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच बन जाता है। जब 2 दिन पहले रामनवमी था, हमको रामनवमी पालन करने के लिए कोर्ट के पास जाना पड़ा। कोर्ट ने ऑर्डर दिया तब हमने रामनवमी पालन किया, इसके पुलिस ने ऑर्डर नहीं दिया। जब 450 परिवार अपने स्टेट में अपने देश में रिफ्यूजी के तरह दूसरे जगह में जाकर रह रहा है तो मुख्यमंत्री का क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनता है कि सबसे पहले उसके पास जाके रहे, उनके हालचाल पूछे, कम से कम उसका क्या सुविधा हो वो देखे। वो जाएगा जब सारे शांत हो जाएगा। बीजेपी कैसे ढूंढती है इसका समाधान? बीजेपी सिकदर साहब कैसे ढूंढती है इसका समाधान? एक ही समाधान है, 26 को इसको गंगा नदी में विसर्जन दो, 26 में हमारा सरकार आएगा और उसके बाद जो है ना बंगाल में दंगा होगा, ना कोई पत्थर फेंकेगा, ना ही ऐसे कोई प्राण देना पड़ेगा कि वो हिंदू था, भगवान के मूर्ति बनाते थे, ये उसका अपराध था इसलिए उसको जान देना पड़ा। ठीक है, इस प्रकाश चंडालिया जी को जोड़ेंगे इस चर्चा में। प्रकाश चंडालिया जी, जिस तरह की जो बातें हुई, आप लगातार वहां पर आप लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम ताज़ा सूरत हाल जानेंगे। लेकिन आपसे समझना आप चाहेंगे कि तुष्टीकरण की सियासत में संवेदनहीनता की ये हद कि जो हिंदू मारे जा रहे हैं, जो भगाए जा रहे हैं, उनसे उनका पुरसा हाल भी नहीं पूछा जा रहा है कि कहीं वोट बैंक ना खिसक जाए। ये कौन सी सियासत है? ये तुष्टीकरण और प्रशासनिक विफलता दोनों है। आज राज्यपाल वहां पहुंचे हैं, कल भी पहुंचे थे, और एनएचआरसी की टीम पहुंची है, महिला आयोग की टीम पहुंची है, और उनके सामने जो पीड़ित महिलाएं हैं उनका आर्तनाद अगर किसी ने देखा होगा तो उनकी आंखों से अश्रु निकलेंगे संजय बाबू, किसी की जबान से शब्द नहीं निकलेंगे। आप आज बैठ करके कह रहे हैं कि कौन यहाँ का है कौन बाहर का है, इस पर ये आरोप उस पर ये आरोप। आपने महिलाओं के आंसू नहीं देखे, बंद दुकानें, टूटे गेट, इलाकों में पसरा हुआ सन्नाटा नहीं देखा, विस्फोटक स्थिति नहीं देखी। पूरे पश्चिम बंगाल ने पूरे देश के अंदर में बंगाल को आप लोगों की सरकार ने बदनाम कर रखा है। पुलिस की ईमानदार रिपोर्ट अगर आती है तो उस पर आप पर्दा लगा देते हैं। और आज आपने देखा होगा कि राज्यपाल वहां पर बेत बोना बोल करके गांव है, उस गांव में गए, वहां पर पुलिस के लोग नहीं चाहते थे कि पीड़ितों से राज्यपाल मिले। उनको जो महिलाएं थी वो रो रही थी, वे चाहती थी कि बात करें, लेकिन उनको हटा दिया गया। कोशिश ये की कि उनसे बात ना करें। राज्यपाल कुछ देर के लिए आगे चले गए, लेकिन जब देखा कि वहां पर स्थिति बहुत विकट है, महिलाओं के आंसू नहीं थप रहे हैं, महिलाएं जमीन पर लोट करके आंसू बहा रही है, कह रही कि इतने दिनों से हम अपने घर से दूर है, भोजन नहीं कर पा रहे, रात कैसे गुजर रही है, दिन कैसे गुजर रहा है, उनका पूरा जीवन लुट चुका है। तब राज्यपाल वापस आए, उन्होंने लोगों से बात की है, महिला आयोग की टीम भी पहुंची है, एनएचआरसी की टीम पहुंची है। ये सब आपको दिखाई नहीं पड़ता है संजय बाबू? ये कितने आरोप आप लगाएंगे? जवाब देने दीजिए। हाँ संजय बाबू, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे मित्र हैं, हम लोग कई डिबेट में साथ रहते हैं, लेकिन थोड़ी निष्ठा, थोड़ी ईमानदारी। बंगाल के 10.5 करोड़ की जनता आप पर भरोसा रखती है, इतने प्रचंड बहुमत के साथ आपको जिताया गया है, और आप यहाँ न तो फेडरल सिस्टम को मानेंगे, न एनएचआरसी को मानेंगे, महिला आयोग को मानेंगे, गवर्नर को नहीं मानेंगे, कोर्ट की अवमानना करेंगे, मीडिया को नहीं मानेंगे, सच का झूठ बनाने में आप लोग लगे हुए हैं। संजय बाबू, सच जब तक जूते पहनता है, झूठ पूरे गांव का चक्कर लगाकर आ जाता है, और यही चीज आज आपके साथ में हो रही है।
थोड़ा संभली और ईमानदारी के साथ में कम से कम कीजिए। आप प्रशासन संजय जी आ रहे हैं आपके पास, संजय जी आ रहे हैं आपके पास। उससे पहले कि आप जवाब दें, मैं प्रेसिडेंट आ रहा हूं आपके पास। एक बार एक राउंड खत्म कर लूं, जवाब देने दीजिए। अरे एक राउंड खत्म कर लूं भाई साहब, एक राउंड खत्म कर लूं। भी प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता है, वो ताजा सूरत हाल लेकर के आए हैं। प्रसेनजीत, मैं जानना चाहता हूं ग्राउंड रिपोर्ट्स आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें, क्या कुछ हो रहा है? पश्चिम बंगाल अभी भी सुलग रहा है, अभी जो शांति जो ऊपर से दिख रही है वो क्या दरअसल ऐसा है? नहीं, पहले तो ये समझना जरूरी है कि जो शासन में है वो अगर आंख खोल के सोते रहे तो आप चाहे जितना भी टीवी डिबेट कर ले आपको समझ में नहीं आएगा। और दूसरी बात है कि जो लोग इस स्थिति को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं उनके अपने घर पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, जो इस तरह से ब्रॉडकास्टिंग में बोलना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग जब ये बेद बोना की बात कोई कह रहा था, बेद बोना में जैसे आपको लगेगा कि वहां से टॉर्नेडो गुजरी है, वहां से इस तरह की कोई तूफान गुजर के चला गया। ये जब तक बेदबोना कोई नहीं देखेंगे और यहाँ पे घर में बैठे एसी चलाकर जस्टिफाई करेंगे तृणमूल को बेचकर खाने वाले लोग, ये क्या समझेंगे? देखिए, बेदबोना में हिंदू रहता था या मुस्लिम रहता था, ये मेरा सवाल नहीं है, ये मेरा तर्क भी नहीं है। बेदबोना गांव को देखने के बाद भी कोई सफाई देने की अगर कोशिश करे तो मैं उनको इंसान मानने के लिए तैयार नहीं हूं। एक गांव को इस तरह से कोई तहस नहस कर सकता है और उसको भी जस्टिफाई करना कि हिंदू ने हिंदू को मारा है, हिंदू ने दाढ़ी बढ़ाकर मारे है, तो इस तरह के लोगों को कुछ कहना और ना कहना दोनों समान है। आज गवर्नर साहब कई जगह पर गए हैं, जो NCW है वो भी कई जगह पर गए हैं, जो NHRC के लोग हैं वो भी कई जगह पर गए हैं। लेकिन कहानी यह है कि ममता बनर्जी एक डुप्लीकेट जगन्नाथ इमारत बना के सनातनी का हजारों साल की जो जगन्नाथ धाम है, ये जगन्नाथ धाम को इसे डुप्लीकेट बना के यहाँ पे शिफ्ट करा के जगन्नाथ मंदिर डुप्लीकेट बना रहे हैं। एकदम चुप करिए, एकदम चुप करिए, आप चुप करें, आप चुप करिए, आपको पता नहीं है। आपकी बारी आएगी संजय जी, संजय जी चिल्लाइए मत, संजय जी चिल्लाइए मत, संजय जी चिल्लाइए मत, संजय जी चिल्लाइए मत, संजय जी चिल्लाइए मत बीच में। संजय जी आपकी ऑडियो आउट करानी पड़ेगी। मैं इस डिबेट में देखिए, आप जब आप बोल रहे थे बाकी कोई आपके बीच में नहीं बोला था। आपकी जब बारी आएगी तो आप बोलिएगा, आपकी जब बारी आएगी तो बोलिएगा। जगन्नाथ मंदिर को डुप्लीकेट बोल रहा है, वो जो भी बोल रहे हैं आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। इतने कसीदे मत पढ़िए, इतने कसीदे मत पढ़िए, हिंदुओं की लाश पर खेलने वाले आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। अभी ऑडियो आउट करिए, ऑडियो आउट करिए, ऑडियो आउट करिए उनका, संजय जी का ऑडियो आउट करिए। अपनी बात खत्म करिए, अपनी बात खत्म करिए प्रसेनजीत। ये डुप्लीकेट एक इमारत बना के उसको जगन्नाथ मंदिर बोल के पूरे बंगाल में बेचने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। कोई धाम का भी डुप्लीकेट बन सकता है क्या? कोई धाम का भी कोई डुप्लीकेट इमारत जो दुर्गा पूजा के समय पे एक पंडाल हो सकता है, उसका मंदिर बोल के कोई बेच सकता है कि हिंदू के बीच में? क्या झूठा राजनीति? चलिए, वो इशू आज है भी नहीं, वो इशू आज वो इशू है भी नहीं प्रसेनजीत। लेकिन मैं संजय जी से समझना चाहूंगा, संजय जी आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन दूसरों के विषय में जोर जोर से जी 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 इशू है जी, इशू है क्योंकि वहां पे लोग महिलाओं के आंसू को लोग ना दिखे, इसीलिए यहाँ पे जगन्नाथ डुप्लीकेट का कहानी उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आया। ये उसको डाइवर्ट करने की कोशिश में इस तरह की कोशिश की जा रही है। फिलहाल संजय जी, जो बहुत सारे सवाल आपके हैं, एक तो पहली बात, जब कोई बोल रहा है आपकी बारी आएगी, आपको बोलने दिया जाएगा, बीच में आप क्यों इतनी जोर जोर से चीखने लगते हैं? आप समझिए इस बात को। बाकी कोई आपके बीच में नहीं बोला था। अगर मैं कोई सवाल करता हूं तो वो ठीक है, मैं सभी से कर रहा हूं। एनीवेज, मैं आते वापस, ये बताइए, शांति कायम करने की जरूरत है या वो भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है आपके हिसाब से?
बोलने दीजिएगा प्लीज। टूकिएगा बिल्कुल बोलने देंगे, आप बोलने देंगे, आप पॉइंट पर बोलिएगा, पार्टी के पॉइंट 3 पर आदमी बोलिएगा। अब आप देखिए, आप मेरे ऊपर आरोप लगाने लगे, इतना टाइम मत खराब करिए, बोलिए। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो में ये महिला बोल रहे हैं, ये मैं एक सनातनी महिला है, भारतीय जनता पार्टी का आदमी लोग मेरे घर में आके गोली बम मारा है, आपको चाहिए तो वीडियो क्लिप दे देंगे। ये राज्यसभा में गोखले जी भी बोला ये बात को लेकर, राज्यसभा में ये बात उठाया है, ये वीडियो है। नंबर 2 मैं बोलना चाहेंगे, अयोध्या में राम मंदिर है, नंदीग्राम में भी राम मंदिर बना रहे, उसको मतलब ये नंदीग्राम को जो राम मंदिर है डुप्लीकेट राम मंदिर है क्या? आप मेरे को ये सवाल का जवाब बीच में मत टूकिएगा, हमको बोलने दीजिएगा। नंबर 3 बंगला में हिंसा क्यों फैला रहा है मालूम है आपको? सिर्फ 26 जैसे 2024 में नंदी आपको मतलब संदेश खाली को लेके आ गया सामने, कुछ नहीं हो पाया, 0 सन्नाटा हो गया। बंगाल में फिर इस तरफ से एक माहौल, एक कॉमनल राइट लगाने का, कॉमनल राइट लगा के इसके ऊपर रोटी स्टिक है भारतीय जनता करने का। और प्रदीप चंडलिया सर को जवाब दे रहा हूं, प्रदीप चंडलिया जी रहता लेकटाउन ना, तो प्रदीप चंडलिया जी एक चीज बोलिएगा, आपको घर में जाके लेकटाउन में तीनों मुल्क का कोई कार्यकर्ता जाके आपको बाबू बीबी को छेड़छाड़ कराए क्या? ये किया? आपको कहीं डिस्टर्ब करता है, घर से जाता है, आपको राजस्थान से आकर बैठ के यहाँ बंगाल में भड़का भाषण दे रहा है। अब तो बंगाली तो है नहीं, बंगाल को तो है नहीं है, बाहर ही है, बाहर से आकर आप बोल रहे हैं। संजय जी आपका पॉइंट आ गया, संजय जी आपको ठीक है, संजय जी आपका पॉइंट आ गया। इतना बड़ा आरोप जब लगाएंगे, इतना एक एक करके प्रकाश जी शांत हो जाइए, अरे शांत हो जाइए, किसी की बात नहीं समझ में आ रही है, किसी की बात नहीं समझ में आ रही है। प्रकाश जी शांत हो जाइए, प्रकाश जी शांत हो जाइए, पहले प्रकाश जी शांत हो जाइए। अब मैं आऊंगा प्रकाश जी आपके पास, लेकिन मैं फिर से सबसे निवेदन करता हूं, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। संजय जी आपका पॉइंट आ गया है, प्रकाश जी आप अपना पॉइंट रखिए, हम एक ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम बंगाल हिंसा पर चर्चा कर रहे हैं। संजय जी आपका पॉइंट आया, और संजय जी मैं समझता हूं कि आप ये बताना चाह रहे थे, बार बार आप एक वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कोई हिंसा जो हुई है वो हिंदुओं ने हिंदुओं को मारा है। आप बार बार उसी बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं। आप यही बता रहे हैं कि 400 घर जो बेघर हुए हैं, जो पीट कर भगाए गए हैं, जो महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं, दरअसल उनको हिंदुओं ने ही दाढ़ी बढ़ाकर, तहमत पहनकर मारा है। प्रकाश चंडालिया, आप अपनी बात कहिए। कि मैं ये कह रहा था कि पश्चिम बंगाल के अंदर में जो वर्तमान स्थिति है बहुत संकटजनक है, विस्फोटजनक। राज्य सरकार की प्रशासनिक विफलता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। एक तरफ ममता बनर्जी को जहां पर घटनास्थल पर जाना चाहिए, प्रशासन को मुस्तैद करना चाहिए, वहां पर उनकी पार्टी के लोग, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग स्थानीय लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी की 2 आंखें हैं, 2 आंखों से सारे लोगों को, बंगाल की वो अभिभावक है, 10.5 करोड़ की जनता उनके साथ में है। उन्हें चाहिए कि सबके साथ न्याय करें। एक तरफा अगर सोच रहेगी तो बंगाल के अंदर में कभी शांति नहीं आ पाएगी। धुलियान के अंदर जो हिंसा हुई है, उन्हीं की पार्टी के नगर पालिका के एक पार्षद वहां पर उस भीड़ के अंदर में दिखाई पड़ते हैं। संजय बाबू, इसका भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। शांति चाहिए बंगाल की जनता को। बंगाल की धरती पर बहुत खून गिरा है। ठीक है,
मैं चाहूंगा कि इस पर सौरभ सिकदर जी का आखिरी कमेंट। सौरभ सिकदर जी, कैसी स्थितियों को संभालेंगे? शांति की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद जो तुष्टीकरण की सियासत है वो संवेदनहीन होती जा रही, कैसे निपटेंगे? ये सरकार रहते हुए शांति का वातावरण बन ही नहीं सकते। ये दंगा होने से 2-3 दिन पहले यहाँ प्रसन्नजीत दा है, चंदालिया जी है, दोनों बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, दोनों को पता है कि इसी सरकार का एक मंत्री कलकत्ता शहर में खड़ा होकर बोले थे कि हम जो है पहले गांव से चालू करेंगे, फिर कलकत्ता शहर में आके दिखाएंगे। ये वक्फ बिल का विरोध करते हुए बोले थे सिद्दीकुल्ला चौधरी ने। उसके बाद इतना बड़ा घटना हो गया और मुख्यमंत्री या प्रशासन के तरफ से एक बार उससे कोई बात भी नहीं किया, उसको सतर्क भी नहीं किया गया, उसको वार्निंग भी नहीं दिया गया। तो जो मुख्यमंत्री अपने मंत्री को कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो इस गुंडे को, दंगाबाज को कैसे कंट्रोल करेंगे? इसीलिए राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए यहाँ पे, तभी जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन बन सकता है, यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, प्रसन्नजीत बख्शी दादा, क्या है आखिरी रिजॉर्ट? मैं वही कह रहा हूं कि एक के बाद एक घटना हम लोगों को देखना पड़ रहा है, आप तक पूरे देश तक रिपोर्ट करना पड़ रहा है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि जिस तरह से सनातनी की 4 धाम को डुप्लीकेट बना के एक धाम की हिसाब से बंगाल में लोगों की नजर घुमाने के लिए पिछले 2 दिन से सेक्रेटेरिएट पे जिस तरह की हजारों रुपया खर्चा करने की योजना बनाया जा रहा है, ये इस तरह की राजनीति बंगाल में और इस तरह से अगर कोई प्रवक्ता टीवी में बैठ के किसी को आप राजस्थान से आके यहाँ पे बैठ गए हैं, इस तरह की बातें कह सकते हैं, तो आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे डेस्परेशन और ऑथोरिटेरियन अप्रोच कहां तक पहुंच गए हैं। जी, निश्चित तौर पर कहां तक पहुंच गया है, और इस सभी को समझने की जरूरत है कि ये वक्त है जब आप इसको समझिए। और जिस तरह से सत्ता सुख में डूबे हुए कुछ लोग गलत को गलत कहने के लिए तैयार नहीं है, सच को सच मानने के लिए तैयार नहीं है, नहीं समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। मैं संजय जी से जरूर कहूंगा कि एक बार इंट्रोस्पेक्शन करिएगा और देखिएगा कि जो आप सही के साथ अगर सही खड़े होंगे तो सत्ता सुख आता जाता रहेगा, लेकिन सच्चाई कहना एक बार स्वीकार करना सीखिए। बहुत शुक्रिया संजय जी आपका भी, सौरभ जी आपका भी, प्रकाश जी, प्रसेनजीत जी, सभी का शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बताएंगे कि आखिर बांग्लादेश को क्यों भारत ने सुनाई खरी खरी। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पैसे बड़े बदल गए हो यार, अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। पापा तिजोरी में नहीं, लेकिन महफूज अब भी हो, बदले हो, लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। हेलो जी। 450, मैं सिर्फ 400। पॉकेट खाली हो, फिर भी पॉकेट में मनी हो। मॉडर्न हो गए हो, लेकिन ख्याल अब भी सबका रखते हो। बदले हो, लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रहे अत्याचार पर भारत सरकार ने बांग्लादेश को आड़े हाथों लिया है। बांग्लादेश के दिनाजपुर में एक प्रमुख हिंदू अल्पसंख्यक नेता भावेश चंद्र राय के अपहरण और हत्या की घटना पर भारत ने गहरा दुख और आक्रोश जताया है। इसके साथ ही बांग्लादेश की यूनुस सरकार को भी खरी खरी सुनाई है। बांग्लादेश में हिंदू नेता की हत्या, भारत ने जताई कड़ी प्रतिक्रिया, यूनुस सरकार को सुनाई खरी खरी।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। इसी बीच उत्तरी बांग्लादेश के दिनाजपुर में एक प्रमुख हिंदू अल्पसंख्यक नेता भावेश चंद्र राय के अपहरण और हत्या की घटना सामने आई है। इस घटना पर भारत ने गहरा दुख जताया है। इसके साथ ही बांग्लादेश की यूनुस सरकार को खरी खरी भी सुनाई है। नई दिल्ली ने इस घटना की निंदा की और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेशी अंतरिम सरकार पर अपने अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। भारत ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता की हत्या पर गहरी चिंता जताई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस घटना की कड़ी निंदा की और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को कर्तव्यों की याद दिलाई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत के रुख को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा, हमने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता भावेश चंद्र राय के अपहरण और क्रूर हत्या को व्यथित रूप से देखा है। यह हत्या अंतरिम सरकार के तहत हिंदू अल्पसंख्यकों के व्यवस्थित उत्पीड़न के पैटर्न का अनुसरण करती है, जबकि पिछली ऐसी घटनाओं के अपराधी दंड से बचकर घूमते हैं। हम इस घटना की निंदा करते हैं और एक बार फिर अंतरिम सरकार को याद दिलाते हैं कि वो बिना किसी बहाने या भेदभाव के हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं को लेकर भारत में आक्रोश का माहौल है। वक्त आ गया है कि बांग्लादेश में जब सब जिहादी आतंकवादी बन चुके हैं तो इनको एक तरफ से भारत को जो है चाहिए कि भारत सरकार वहाँ मिलिट्री अपना उतारे, वहाँ जितने भी हैं इस तरह के लोग उन सबको समाप्त करके और फिर से वो भारत का हिस्सा होना चाहिए। इस प्रकार से यूनुस खान की जो राजनीति चल रही है, वहाँ के हिंदुओं को मिटाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक बांग्लादेश उभरा। जिस प्रकार से भावेश चंद्र राय की हत्या की गई है वह पूर्व नियोजित साजिश थी और हिंदुओं को पूरी तरीके से बांग्लादेश में समाप्त करने के लिए साजिशन आतंकियों की गोद में मोहम्मद यूनुस की सरकार खेल रही है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के प्रमुख नेता भावेश चंद्र राय को शुक्रवार रात उनके घर से अगवा कर लिया गया था और बाइक सवार हमलावरों के समूह ने बेरहमी से पीट कर उनकी हत्या कर दी थी। भावेश चंद्र राय बांग्लादेश पूजा ऊर्जा पान परिषद के बिराल इकाई के उपाध्यक्ष थे। वो इलाके के हिंदू समुदाय के एक प्रमुख नेता भी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। और जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला
जो है नक्सल प्रभावित माना जाता, तो कभी वो नक्सली उन्मूलन अभियान जो वहां पर तेज गति से चलाया जा रहा है। एक समय ये इलाका माओवादी गतिविधियों के लिए कुख्यात था, लेकिन सुरक्षा बलों के हौसले और यहां पर बदलाव लेकर आ रहे हैं। गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ ने शनिवार को ऐसे 4 कुख्यात माओवादियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी सुरक्षा बलों के खिलाफ अनेक हिंसक घटनाओं में शामिल थे। गढ़चिरौली पुलिस की प्रभावी कार्रवाई के चलते जनवरी 2022 से अब तक कुल 96 माओवादी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो इसमें कई इनामी नक्सली भी शामिल हैं। और नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर गांधी परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि राजनीतिक लाभ के लिए नेशनल हेराल्ड जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करना कांग्रेस की पुरानी सियासी रणनीति का हिस्सा रही है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता प्रत्युष कांत ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने आजादी के आंदोलन से जुड़ी नेशनल हेराल्ड जैसी ऐतिहासिक संस्था को अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया। जीप स्कैम से लेकर ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम तक आपने मास्टरी कर ली है। आप आज के दिन में कांग्रेस एक करप्शन का पाठशाला चला रहा है, जिस पाठशाला से देश की जनता परेशान है। सोनिया गांधी जी एंड राहुल गांधी जी हैज टू अंडरस्टैंड कि देश का प्रॉपर्टी है, कोई उसको नहीं ले सकता है। आप ये बताओ कि चोरी भी करोगे और सीना चोरी भी करोगे, स्कैम भी करोगे और धरना भी करोगे, ऐसा नहीं होता हमारे देश के अंदर में। वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मामले में कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह मामला उस पुरानी सोच को दर्शाता है जहां सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया। भाजपा नेता नलिन कोहली ने नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। जो ईडी ने चार्जशीट फाइल करी है नेशनल हेराल्ड के केस में, इसमें एक बहुत ही गंभीर उदाहरण उजागर करा है ईडी ने सत्ता के दुरुपयोग का, और ये कांग्रेस की पुरानी सोच को परिलक्षित करती है, जहां पर वो सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर उनका इस्तेमाल कर अपनी जागीर बढ़ाने का औजार बना देती है। इसकी जांच बहुत ज्यादा जरूरी है और कांग्रेस पार्टी की जवाबदेही बनती है इस देश की जनता को भी और 25 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष भी। जो जानकारी प्राप्त हो रही है नेशनल हेराल्ड केस और उसकी जो जांच हुई है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के माध्यम से, उसमें बहुत गंभीर सवाल उठे। नेशनल हेराल्ड एक संस्था और एक न्यूज़पेपर था, उसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, बिल्डिंग है, अलग चीजें हैं। मात्र 50 लाख के लिए एक संस्था को ट्रांसफर हो जाती है। संस्था का नाम है यंग इंडियंस। यंग इंडियंस जो है नेहरू गांधी परिवार उनकी बनाई हुई संस्था है। अब हजारों करोड़ की जो संपत्ति है 50 लाख के लिए यदि उनके पास आ जाए, यंग इंडियंस के पास, तो प्रश्न तो उठेंगे। इसका राजनीतिकरण क्यों हो रहा है? राजनीतिकरण करने से जो जांच में गंभीर सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब थोड़ी ना मिलेगा। भाजपा का आरोप है कि राजनीतिक लाभ के लिए नेशनल हेराल्ड जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करना कांग्रेस की पुरानी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा रहा है। वहीं कांग्रेस पूरे मामले को राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज नाइट में ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। पैसे बड़े बदल गए हो यार, अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। पापा तिजोरी में नहीं लेकिन महफूज अब भी हो, बदले हो लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। हेलो जी 450, मैं सिर्फ 400। पॉकेट खाली हो फिर भी पॉकेट में मनी हो। मॉडर्न हो गए हो लेकिन ख्याल अब भी सबका रखते हो, बदले हो लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
ये वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। नई टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में शनिवार तड़के 4 मंजिला इमारत गिरने से 11 लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हादसे की जांच की बात कही है, साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई है। रेत की तरह ढह गई इमारत, हर तरफ मच गया हाहाकार, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। राजधानी दिल्ली में मुस्तफाबाद के दयालपुर इलाके में शनिवार को एक 4 मंजिला इमारत अचानक गिर गई। हादसे में 11 लोगों की जान चली गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इमारत में 20 से 25 लोग रह रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। दमकल विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन के साथ NDRF की टीम ने घटना स्थल पर मोर्चा संभाला। मलबे में फंसे लोगों को जल्द से जल्द निकालने के लिए अतिरिक्त मशीनें और राहत बल तैनात किए गए। कई लोगों को जिंदा बचाया गया, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुस्तफाबाद इलाके में इमारत ढहने की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारी सहित कॉन्ट्रैक्टर को सजा मिलेगी। जिस तरीके से ऐसी कमजोर बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, उसकी सारे नियमों को ताक पे रख करके इस तरह की भवन निर्माण में जो अधिकारी दोषी है उनको भी सजा मिलनी चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर या जो बिल्डर उसमें लगा है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। और ये इतनी जिस तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पे पूरे के पूरे शहर में हैं, उन सब को नोटिफाई करके उन पे एक्शन होना चाहिए। इस तरह से जिस दुर्घटना होने के कारण लोगों का मारा जाना, क्षतिग्रस्त होना हम सब के लिए बड़ा पीड़ादायक है और प्रशासन को पूरी तरीके से ताकीद किया गया है। दोषी लोगों को सजा मिलनी चाहिए और परिवार को मेरी ओर से सांत्वना है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मुस्तफाबाद के विधायक और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट मौके पर पहुंचे। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बात करते हुए कहा कि अवैध इमारतों का मुद्दा मैंने कई बार उठाया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर लिमिटेड लोगों की व्यवस्था है और पूरा इलाका इलीगल है। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात भी हुई है, निश्चित रूप से एक्शन लिया जाएगा। बैठक होगी और चर्चा होगी। मैं तो आज से नहीं, 3 महीने पहले जब मैं चुनाव जीता था उसी समय मैं यहाँ घूम रहा था। घूमने के बाद मैंने कहा ये कहीं न कहीं ये बिल्डिंग हादसे को दावत दे सकती है, जिसकी शिकायत मैंने विधानसभा के अपने माध्यम से और मैंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी कहा है, मैंने कमिश्नर MCD कमिश्नर को कहा है। इसमें जो नेग्लिजेंसी हुई है, जो अधिकारी इसमें लिप्त है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों के अनुसार ये इमारत लगभग 10 साल पुरानी थी। इसका निर्माण L शेप में किया गया था। इसके गिरने के कारणों का सही पता जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष में ईस्टर के मौके पर युद्ध विराम की घोषणा की है। यह युद्ध विराम रूसी समय के अनुसार शनिवार शाम 6 बजे से रविवार रात 12 बजे तक लागू रहेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने यह घोषणा जनरल स्टाफ प्रमुख जनरल गेरासिमोव के साथ एक बैठक में की। क्रेमलिन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि उसे उम्मीद है कि यूक्रेन भी इसी तरह का कदम उठाएगा और ईस्टर के दौरान इस अवधि के समय सभी तरह की गोलाबारी बंद रहेगी। तो न्यूज नाइट के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन हम आपको छोड़े जाएंगे दिन भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जिन्हें देखिए आप फटाफट अंदाज में। और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस खेल आयोजन में 25,000 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने छत्तीसगढ़ सरकार के 3 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ दोबारा मामला दर्ज किया है। तत्कालीन संयुक्त सचिव अनिल टुटेजा, IAS सेवानिवृत्त तत्कालीन प्रधान सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला, IAS सेवानिवृत्त तत्कालीन महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ पहले से ही मामला दर्ज है। विश्व लीवर दिवस के अवसर पर
यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देशवासियों को अपने यकृत को लेकर सजग होना बेहद जरूरी है। विश्व लीवर दिवस के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को देश के लोगों से स्वस्थ जीवन अपनाने के लिए अपने दैनिक जीवन में खान पान का ध्यान रखने की अपील की। जेपी नड्डा ने ये बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विश्व लीवर दिवस पर स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पोस्ट के जवाब में कही। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पुडुचेरी राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सह प्रभारी नियुक्त किया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने शनिवार को एक पत्र जारी कर इसकी सूचना दी और बताया कि ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के ब्लानगीर में 2 केंद्रीय विद्यालयों का उद्घाटन किया, साथ ही केंद्रीय विद्यालयों के स्थायी परिसरों की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव भी मौजूद रहे। इस मौके पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जिले में केंद्रीय विद्यालय जैसे उच्च गुणवत्ता वाले स्कूल के आने से निश्चित रूप से जिले में शिक्षा के स्तर में बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार उड़ीसा को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अमेरिका और दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वित्त मंत्री कई अहम बैठकों में हिस्सा लेंगी। 20 से 25 अप्रैल के दौरान वित्त मंत्री अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को और वाशिंगटन डीसी का दौरा करेंगी। सैन फ्रांसिस्को में वित्त मंत्री स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के हूवर इंस्टीट्यूशन में विकसित भारत 2047 की नींव रखना विषय पर एक सभा को संबोधित करेंगी।